हेलो एवरीवन। तो एक बीच में गैप हो चुका था वीडियो जो मैं डाल रहा था। ये लास्ट आपका होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न में, जिसमें हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे। और इसके बाद पोलराइजेशन का बचेगा। तो पोलराइजेशन के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि उसका आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा नहीं था, अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि पढ़ा ही नहीं था, तो उसके जो पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे वो मैं एक पीडीएफ के फॉर्म में बना के ग्रुप में डाल दूँगा। तो वो वहीं से आप रेडी करेंगे। तो ऑप्टिक्स का ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें आपका एक एमसीक्यू तो मिलना तय है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म एंड ग्रेटिंग से। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो बेसिक फार्मूला है या जो बेसिक आपके एक्सप्रेशन है उसके बारे में पहले समझेंगे। रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर जैसे कि हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो एक जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ह्यूमन आई भी है, क्योंकि एक ऑप्टिकल डिवाइस के तौर पे ये भी है। और हमारी आँख की भी कुछ लिमिटेशन है कि कहाँ तक किसी चीज़ को क्लियरिटी के साथ देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी क्लास में जिक्र किया था कि अगर बहुत सारे क्लोज लाइन्स ब्लैक बोर्ड पे बना दिए जाएँ तो एक समय तक आपको ये सब अलग अलग दिखेंगे, लेकिन अगर आप दूरी बढ़ाते चले जाएं तो लगेगा कि ये पूरी की पूरी लाइन एक में मर्ज करती जा रही है। तो और फिर आप करीब आएंगे तो फिर ये जो लाइन आपको मर्ज करती हुई दिख रही थी अलग होगी और एक पर्टिकुलर समय में सारी लाइनें आपको अलग अलग दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जो वो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी जिसके द्वारा वो किसी दो क्लोज ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके देख सके, उसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। और यही मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है, एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सब आ जाएंगे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म, ग्रेटिंग, है ना, टू शो द इमेज ऑफ टू क्लोजली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज सेपरेट, यानी कि उनको अलग अलग देखने की जो एबिलिटी है उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिजॉल्विंग पावर कहेंगे। ओके, तो रिजॉल्विंग पावर और एक और टर्म्स यहाँ पे आपका होता है लिमिट ऑफ रिजॉल्यूशन। तो दो इमेज अगर आपके जस्ट रिजॉल्व किए गए हों, मतलब एकदम अलग अलग दिख रहे हो, तो उस केस में किस लिमिट तक यानी कि व्हेन द इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व द स्मॉलेस्ट लीनियर सेपरेशन, यानी जब जस्ट रिजॉल्व किए गए हो तो जो स्मॉलेस्ट लीनियर सेपरेशन है उसे कहते हैं लिमिट ऑफ रिजॉल्यूशन। तो दो टर्म आपने समझा, एक आपने समझा रिजॉल्विंग पावर क्या है ये आपने देख लिया, और दूसरा है लिमिट ऑफ रिजॉल्यूशन। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक ज्यादा तो एक कम, है ना। तो किन्हीं दो क्लोज ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके देख पाने की जो एबिलिटी है सामान्य शब्दों में, उसी को हम कहेंगे रिजॉल्विंग पावर। तो एक्सप्रेशन के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको उसका फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए। टेलीस्कोप के केस में जो रिजॉल्विंग पावर है वो आपका है d डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। एरी एक साइंटिस्ट थे जो ये पैरामीटर 1.22 जो कांस्टेंट वगैरह यूज करते हैं। तो डिटेल अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती तो वहां पे ये बताया जाता। फिलहाल एक्सप्रेशन आपके काम का है। एमसीक्यू क्या बनेगा देखो ध्यान से, d डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो लगा रहता है। आपने में से बहुत लोग ये एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे सेकेंड ईयर में, टेलीस्कोप वाले में, है ना। माइक्रोस्कोप के केस में 2 म्यू sin अल्फा 1.22 लैम्डा, प्रिज्म के केस में 3 d म्यू बाई d लैम्डा, और ग्रेटिंग के केस में लैम्डा बाई d लैम्डा इक्वल टू n इनटू कैपिटल N। यही आपको चार याद रखना है। यहाँ पे देखें, d डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट या जो लाइट आपका है, माइक्रोस्कोप के केस में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा फिर आपका क्या है वेवलेंथ, और अल्फा वो पर्टिकुलर एंगल जिस पे आपका गिराया जा रहा है, टी आपका क्या है थिकनेस ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मटेरियल का बना है प्रिज्म। और ग्रेटिंग के केस में हमने देखा कि ग्रेटिंग में बहुत सारे लाइंस आपके रोल किए गए रहते हैं। तो कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ स्लिट लाइंस 10,000 15,000 जो भी है, और यह क्या है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। यह नहीं कैलकुलेट करते थे, याद करो 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जो अभी हम लोग जस्ट एक्सप्रेशन पढ़े हैं सिंगल स्लिट या डबल स्लिट वगैरह के अनस्लिट के केस में। फिर रेले क्राइटेरिया एक आता था। रेले क्राइटेरिया में दो चीज है, इसमें आपके मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकते हैं। स्कैटरिंग, किसी भी लाइट का स्कैटरिंग किस बात पे डिपेंड करता है। तो रेले ने पहली बार लिखा है कि स्कैटरिंग जो है लैम्डा पे पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिस कलर के लिए जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग
कम और जिसके लिए वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस पे बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे। सिलेबस का पार्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हालांकि अब ये हटा दिया गया है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि सनसेट या राइज के समय ये रेडिश कलर का क्यों होता है, स्काई आपका ब्लू क्यों दिखता है। ये डिफरेंट आपके एमसीक्यू हैं जो इसी पे केवल बनेंगे एक लाइन पे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू आपके बनेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर में कैसा है, जैसे पहले आपको पूछ दिया गया कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चार ऑप्शन दिए गए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, टेलीस्कोप की बात की जा रही है, फ्रीक्वेंसी एंड आर। तो टेलीस्कोप के केस में हम लोगों ने भी जस्ट देखा है कि जो आपका है रिजॉल्विंग पावर वो डी और लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, और डी और लैम्डा वहां पे है ही। तो एक टर्म आपका फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सबको पता है न्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी बाई लैम्डा। तो अब यहां से लैम्डा इक्वल टू आपका सी बाई कितना होगा, न्यू। तो चाहे कहें लैम्डा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या न्यू पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो लैम्डा दिया गया है और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो आप लैम्डा को चेंज करेंगे और वही चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके, if the aperture of telescope is decreases then the resolving power will be, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा हुआ है, अपर्चर यानी कि डी की बात कर रहा हूँ, अगर वो डिक्रीज किया जाए तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। अब मान लीजिए चार ऑप्शन दिया गया हो, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो चेंज या जो भी आपका दिया गया हो, तो आपको करेक्ट ऑप्शन पता है कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि स्मॉल डी की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपका नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप एट 10 सेंटीमीटर डायमीटर एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एंगुलर सेपरेशन की बात पूछा है, जबकि हमें गिवन क्या क्या है ये हमको पता है। हमको गिवन है इस पूरे में डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप आपका गिवन है, तो आसानी से कर सकते हैं। और पूछ क्या रहा है, एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। तो एंगुलर रिजोल्यूशन निकालने का आसान तरीका है, एंगुलर रिजोल्यूशन जो आपका होगा या रिजोल्यूशन पावर जो होगा वो होता है 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर, और टेलीस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर हम लिखे हैं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी। इस पूरे न्यूमेरिकल में स्मॉल डी की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसे, लैम्डा की वैल्यू पता है इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा और उसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे सब लोग इसे। हेलो एवरीवन, अरे हो जाएगा कि नहीं रिजोल्यूशन वगैरह में। तो ऑप्शन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन मैं लिखूंगा तो आपके लिए दिक्कत होगी, आपको इसको सॉल्व करेंगे। रिजॉल्विंग पावर में रिजोल्यूशन का क्या मतलब यहाँ पे दिया गया, 1 अपॉन डेल्टा थीटा, क्या एंगुलर रिजोल्यूशन लिखा है, हाँ तो ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हैं, डी थीटा ही निकालेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम एंड इतना एंगस्ट्रॉम आर यूज्ड। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हमें पता है कि रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट लैम्डा पे, यहाँ देखिए, और वो डायरेक्ट नहीं करके इनवर्सली कर रहा है तो यहाँ पे लैम्डा करेंगे। अब मान लीजिए पहले के लिए rp1 है 1/λ1 होगा, इसी तरीके से rp2 है तो ये 1/λ2 होगा, तो rp1 अपॉन rp2 λ2/λ1, और λ2 आपका क्या है, λ1 कितना है वो लेके करेंगे, λ2 यहाँ पे है, λ1 यहाँ पे है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सा है कि रिजॉल्विंग पावर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये आप आसानी से कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ ब्रिज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ध्यान दें विथ ऑफ बेस ऑफ ब्रिज, अभी हमने देखा कि इनकी केस में टी पे भी ये डिपेंड करता है, म्यू ऑफ ब्रिज बेसिकली अब किस मटेरियल से ब्रिज बनता है इस पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी यस डी लैम्डा का मतलब फ्रीक्वेंसी है, एंड आर, यानी कि यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। अब देखें टू इमेजेस आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व व्हेन, ये रेले क्राइटेरिया है डिफ्रैक्शन का, कि जब हम किसी दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं और वो हमें अलग अलग दिखाई दे रहा हो तो उसकी क्या कंडीशन है। रेले मॉडल ने कहा कि ये तभी पॉसिबल है
जब एक ऑब्जेक्ट की वजह से बनने वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से क्या करे, कंसाइड कर जाए, यानी पहले का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से कंसाइड करें तो हम लोग कहेंगे कि वो जो दोनों डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो जस्ट रिजॉल्व के कंडीशन में है, यानी एकदम अलग अलग दिखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट रिजॉल्व नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए मैंने करेक्ट ऑप्शन लिखा है कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन इमेज, देखा सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन इमेज कंसाइड्स विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा, और उल्टा भी आपका सही है। ओके, ये एक छूट गया था फ्रेजनल वाले में। जैसे अधिकतर ये पूछा गया, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है कि रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी कब तक है, कब तक रे ऑप्टिक्स आपका सही है। तो फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस, द फ्रेजनल डिस्टेंस जो मैंने बताया था, देन व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ screen from the slit D such that ray optics is no longer valid। तो ये देखा गया कि अगर D A से कम है, यानी D डिस्टेंस आप स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट है और A क्या है, फ्रेजनल डिस्टेंस है। अगर D लेस देन A है तो उस केस में रे ऑप्टिक्स आपका वैलिड नहीं करता है। तो ये एमसीक्यू बनेगा। अगर आप उस फार्मूले को देखते हैं, एक्सप्रेशन को देखते हैं रिजॉल्विंग पावर का, तो आपके लिए इजी होगा सब कुछ करना। आगे देखो जो पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं उनके बारे में बात करें। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म मेनली डिपेंड्स ऑन, देखें किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो रिजॉल्विंग पावर का एक कॉमन एक्सप्रेशन होता है वो होता है लैम्डा बाई डी लैम्डा, या इसलिए मैंने साइड में लिखा हुआ है। अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं या प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म के केस में जो रिजॉल्विंग पावर है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू टी डी म्यू अपॉन डी लैम्डा। तो ये रिजॉल्विंग पावर मेनली किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा कि रिजॉल्विंग पावर मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे। आपका नेक्स्ट क्या है, लिमिट ऑफ रिजॉल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। ध्यान रखें ये आपका रिजॉल्विंग पावर है और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ लिमिट ऑफ रिजॉल्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि सर ने बता दिया हुआ है कि रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजॉल्यूशन में इनवर्स रिलेशन होता है। तो इस वजह से हम लोग उसका एक्सप्रेशन जस्ट रिवर्स करके लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कितना, डी, स्मॉल डी, अपर्चर का। यहाँ दिया गया 2 येलो सोडियम लाइंस, सोडियम लाइंस में D1 और D2 दो लाइंस बनती हैं। मैंने बहुत बार डिस्कस किया होगा इसको क्लास में और आप एक्सपेरिमेंट में भी किए होंगे। एक का जो वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम है और एक का 5896 एंगस्ट्रॉम है। आर जस्ट रिजॉल्व बाय योर प्रिज्म, देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म इज, रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म निकालना है। आसान है, ये भी हम लोग करके देख सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म कितना होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म है लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको अप्लाई करके लगा सकते हैं और सीधे सीधे इसका आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जो मीनिंग आएगा वो क्या होगा। तो ये ध्यान रखें, एक हमारा वेवलेंथ है लैम्डा, डी लैम्डा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे 5896 5890 और लैम्डा अभी भी हमारा कितना होगा 5890 और लेके फिर डिवाइड कर देंगे। तो ये लगभग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन ए 982.16। ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म मिलेगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 5890 और यहाँ ये डिफरेंस है 5896 माइनस 5 डी लैम्डा आपका दिया गया है। तो सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। आगे तीसरा हमारा क्या पूछा गया है नेक्स्ट कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड यस ऑब्वियसली जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ऑप्शन बी है। चाहे हम ग्रेडिंग की बात करें, प्रिज्म की बात करें, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। फिर कह रहा है द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व स्टार सेपरेटेड बाय 8 माइक्रोन रेडियन। यानी कि यहाँ पे अपर्चर पूछ रहा है टेलीस्कोप का, बढ़िया न्यूमेरिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके पूछे जा सकते हैं। तो इजी वे में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें सेपरेटेड बाय 8 माइक्रोन रेडियन, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें पता है 8 माइक्रोन है तो लिखेंगे इसे 8 × 10⁻⁶ रेडियन, ये पता चल गया। डी कैलकुलेट करना है, जबकि हमें क्या कह रहा है कि कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व 2 स्टार्स, जो 2 स्टार्स एकदम सेपरेटेड है उनके केस में। तो हम लोग थीटा पता चल गया, डी पता चल गया, एक्सप्रेशन हमारे पास है रिजॉल्विंग पावर।
तो डी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं और डी की जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। दैट इज द 9.76। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस कुछ करना नहीं, फार्मूले पे रखना है। फिर आगे क्या दिया गया? थीटा डी लैम्डा 1 लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑलरेडी आपको गिवन है, तो वहां पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लैम्डा गिवन है। फिर थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका जस्ट उल्टा करके हम लोग करेंगे। कौन सा? 1.22 लैम्डा बाई डी, ये गिवन है, ये गिवन है, डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आगे क्या करना है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की जो मैक्सिमम था, रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप किस कलर के लिए ज्यादा होगा? ऑप्शन ए दिया गया है ब्लू कलर, ऑप्शन बी दिया गया है आपका ग्रीन, फिर थर्ड येलो और लास्ट वन इज द लास्ट वन क्या दिया गया है? रेड कलर। तो ऑब्वियसली रिजॉल्विंग पावर अगर देखें तो लैम्डा की मस्टली आपका दिया गया है और किसका मैक्सिमम होगा? जिसका लैम्डा कम होगा। और इन सारे कलर्स में सबसे कम जो आपका वेवलेंथ होगा वो किसका होगा? ब्लू कलर का। विबग्योर सीरीज में क्वालिटी देखो ब्लू, तो ब्लू का वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। द मैक्सिमम पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद 10,000 लाइंस इन द सेकंड ऑर्डर इन द रेंज ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। इस प्रॉब्लम को समझना है क्योंकि ग्रेटिंग के लिए पूछ रहा है, और ग्रेटिंग के लिए हम लोग देख चुके हैं लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल टू n बाई कैपिटल N। कैपिटल N नंबर ऑफ लाइंस था और n क्या था? ऑर्डर्स था। यहाँ सेकंड ऑर्डर की बात की जा रही है, यानी n के जगह 2 है और कैपिटल N कितने लाइंस आपके हैं? 10,000 लाइंस है, तो 10,000 करेंगे और ग्रेटिंग का मुझे मैक्सिमम पावर पता चल जाएगा, रिजॉल्विंग पावर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये ऐसे आपके 7-8 एमसीक्यू बन सकते हैं मेरे पास। मैं उसी टाइप का बार बार लिखना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ओरली अभी आपको डिस्कस करके दिखा सकता हूँ कि और कितने एमसीक्यू इस टाइप के बन सकते हैं। और जो मैंने बताया आपको इस तरीके से आप और भी बहुत सारे फ्रेम कर सकते हैं। फिर कह रहा है फॉर D1 एंड D2 लाइंस, D1 और D2 लाइंस के लिए लैम्डा बाई डी लैम्डा की वैल्यू दी देना। लैम्डा बाई डी लैम्डा की वैल्यू लगभग 1000 के करीब दी देना। In order to resolve these lines by your grading in the fourth order, n की वैल्यू मुझे पता है फोर्थ, द स्पेक्ट्रम फोर्थ ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, द टोटल नंबर ऑफ ग्रेडिंग, तो मुझे पता है लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N। n पता है, लैम्डा बाई डी लैम्डा पता है, कैपिटल N निकाल लेंगे। 1000 बाई 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 250। आराम से कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से और भी बेसिक पूछा गया इसमें, कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, यहाँ देखें नेक्स्ट आंसर क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन इन ग्रेटिंग which will be just resolve the wavelength of इतना एंड इतना इन सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे भी देखें लैम्डा बाई डी लैम्डा ग्रेटिंग के लिए की है n बाई कैपिटल N, और किस ऑर्डर की बात की जा रही है? सेकेंड ऑर्डर, n2 है, कैपिटल N निकालना है, लैम्डा बाई डी लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। डी लैम्डा 6 लैम्डा आपका ऊपर आ जाएगा 5590 और लेके कैपिटल N निकाल लेंगे। कर लेंगे इसे सब लोग? अरे आसान है ये, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। एंड यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट। लैम्डा 5890 डी लैम्डा 6 एंगस्ट्रॉम n2 कैपिटल N निकाल लेंगे, लेके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ 12 आ जाएगा और 12 से आप इसको करके देख सकते हैं, कैंसिल करेंगे 490 आ रहा है। हाँ यस करेक्ट। तो वो सब चीजें भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से और पूछा गया है कि व्हेन द नंबर ऑफ रूलिंग ऑन अ ग्रेटिंग इंक्रीजेस, यानी कि अगर मैं n को इंक्रीज कर रहा हूं तो कह रहा है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ गिवन ऑर्डर, तो हमें पता है रिजॉल्विंग पावर लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल टू है n अपॉन कैपिटल N। चाहे n बढ़ाइए चाहे कैपिटल N बढ़ाइए, दोनों केस में ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब कुछ चीजों को मैं ओरली डिस्कस करूंगा, वही है आपका दे दिया गया है, ध्यान से सब सुना सब लोग। हेलो एवरीवन, यहाँ ध्यान दें सब लोग। A plane grating has a 6000 lines per centimeter, ruled on 15 centimeter width. The resolving power of grating in the first order, resolving power lambda by d lambda, n फर्स्ट यानी 1 रख दिया गया है और आपको नंबर्स वगैरह सब दे दिए गए हैं। 6000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, और कितने सेंटीमीटर में? 15 सेंटीमीटर में ये बने हुए हैं 6000 लाइन्स, तुमको भी निकाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से पूछा जा सकता है
कि a plane diffraction grating is 5 centimeter wide and has 5000 lines per centimeter. 5 सेंटीमीटर वाइड है और 1 सेंटीमीटर में कितने लाइंस हैं? 5000। तो आप इसका निकालेंगे रिजॉल्विंग पावर थर्ड स्पेक्ट्रम के लिए, यानी रिजॉल्विंग पावर थर्ड आर्डर स्पेक्ट्रम के लिए n इक्वल टू 3 हो जाएगा। कैपिटल N आपको पता ही है, वो आप सीधे सीधे कर लेंगे 5000 इंटू 5, क्योंकि लाइंस के बारे में आपको आइडिया है। इसी तरीके से कह रहा है कि और इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल है। एक बार पूछ दिया गया था कि इतने वेवलेंथ के लिए रिजॉल्विंग पावर का कितना वैल्यू आएगा, तो ये सब कुछ भी आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। स्कैटरिंग लॉ जो आपका दिया गया था उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अरे अधिक से अधिक ये पूछ सकता है कि स्कैटरिंग सबसे मैक्सिमम किसके लिए होगा, सबसे मिनिमम किसके लिए होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्काई ब्लू दिख रहा है तो ये किस फिनोमेना की वजह से है, 4 ऑप्शन, या रैले स्कैटरिंग, फिर कह दिया रिफ्रैक्शन, फिर कह दिया इंटरफेरेंस, तो आप कहेंगे स्कैटरिंग फिनोमेना की वजह से। सनसेट और सनराइज के समय ये रेडिश दिखता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग फिनोमेना, रेले स्कैटरिंग फिनोमेना की वजह से। ये सब चीज़ें हैं जो ओरली आपको समझनी होंगी। तो अगर आप इतना देख लेते हैं, चारों एक्सप्रेशन को अपने दिमाग में रखते हैं, तो आपके लिए मच मोर सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा इसमें अलग कुछ नहीं आने वाला है। तो अब हम लोग ये डिफ्रैक्शन पूरा यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से दें, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा ये काम करना है क्योंकि तीनों पेपर का मिला के एक साथ आने वाला है, तो हमें जहाँ तक लग रहा है एक यूनिट से जो मैक्सिमम आपको करना होगा 2 से 3 MCQ एक यूनिट से, एक पेपर के एक यूनिट से। और फिर मैं कहूँगा कि ये केवल एक आइडिया दिया गया है। हर पेपर में जो थ्योरेटिकल आपको नोट्स मिले हैं वहीं से आप MCQ निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करिए, जो आप अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उसको करिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बेहतर करेंगे। ओके, गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।